हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 6.2 और इसमें ले रहे हैं हम अपना फर्स्ट सवाल या कह दीजिए पहला सवाल। इस पहले सवाल को जब आप देखते हैं तो आपको हो सकता है कमजोर बच्चों को बहुत अजीब दिखता होगा कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है या ये क्या दे रखा है। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, उदाहरण, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसको आप समझने में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेंगे और इन सवालों को बड़ी सरलता से हल कर देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहां पर एक उदाहरण। उस उदाहरण से हम समझेंगे जिससे ये बात हमारी एकदम क्लियर हो जाए। यहां उदाहरण के रूप में मान लीजिए यहां पर हम किसी वस्तु को लेते हैं। यहां लिया हमने किसी वस्तु को और यहां कोई वस्तु ली है तो इसका कुछ ना कुछ हमें मूल्य देना होता है, तो हमने यहां दे दिया इसका मूल्य। अब यहां पर हमारे पास में दो चीजें, वस्तु और मूल्य। अब इसको यदि वस्तु की बात की जाए, यदि हमारे पास में वस्तु यहां पर 2 है और मूल्य 6 है, ऐसा लिख रखा है, यानी कि यहां पर क्या लिख रखा है कि यदि आप 2 चीजें खरीदोगे तो उसकी कीमत आपको 6 रुपये होगी। किसी व्यापारी ने आपको बताया 2 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 6 रुपया। अब यदि इसको अनुपात में देखा जाए तो फिर क्या दिखाता है, यदि इसको मैं अनुपात में लिख दूं, 2/6 को अनुपात निकाल दूं तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 3 दूगी 6, यानी कि 1/3। अब ये रेशियो हमें क्या दिखाता है, यहां क्या गया, 2 था वो 1 बन गया या 3 बन गया, यानी कि यहां 1 बनने का मतलब ये वस्तु 1 हो गई और मूल्य हो गया 3 रुपया। यानी कि हमने यहां से क्या सीखा कि यदि हम एक वस्तु खरीदेंगे तो उसकी कीमत 3 रुपया आएगा। ये हमको इस रेशियो से पता चला। अब इसी बात को लेकर के हम आगे बात करते हैं। ये जो कुछ भी बात कह रहा हूं वो इससे जुड़ी हुई है और इस सामान्य से उदाहरण से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपने देख लिया ये रेशियो कुछ इस प्रकार से हो गया और हम एक वस्तु की मूल्य भी निकाल सकते हैं या कीमत भी बता सकते हैं। अब यदि आपको यह पता हो जाए कि मेरे को कितनी वस्तुएं खरीदनी है, मान लो आपको यहां पर वस्तुएं खरीदनी है, मान लो 5, तो अब आपकी कीमत कितनी होगी, यहां आपको कीमत निकालनी है तो आप कीमत को मान लीजिए x। अब इस स्थिति में यहां आप इसके मूल्य को कैसे पता लगाते, तो यदि आपने अनुपातों को सही ढंग से किया तो इसको हल करते हैं हम इन वस्तुओं के अनुपात के रूप में इन चीजों को लिख देते। कैसे लिखते, यदि हमने वस्तु को ऊपर लिखा तो फिर वस्तु को ही ऊपर लिखेंगे और नीचे मूल्य लिखा तो नीचे मूल्य लिख देंगे। और यहां पर भी ऊपर यहां वस्तु है, यहां वाले पार्ट का भी वस्तु ही ऊपर आएगा। यह बात बहुत विशेष ध्यान रखने की। यहां आपने यदि मूल्य लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। यदि आप वस्तु को ऊपर लिख रहे हैं तो फिर वस्तु को ही ऊपर लिखिए और यहां लिख दीजिए मूल्य। इस बात का विशेष ध्यान रखना और यही बात यहां पर भी काम करेगी। आपने वस्तुओं को ऊपर लिख दिया, अब इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु कितनी है 2 और मूल्य कितना है 6, और यह वस्तु कितनी है 5 और इसका मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब इस स्थिति में इस सवाल को कैसे हल करते हैं, आपको पता है इस स्थिति में इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा के द्वारा हल करते हैं। इसका इसमें गुणा किया कितना आ गया 2x बराबर, इसका इसमें गुणा किया नहीं किया तो रहने दो 6 × 5। अब आपके x के बराबर में क्या आ गया 6 × 5 और ये मल्टीप्लाई में था, बाई टीपी में इधर जाने पर ये हो जाएगा आपके भाग में, ये इससे कट गया, यहां आ गया 3 और इस प्रकार से इसका मूल्य आ गया 15। तो यहां x की जगह कितना आ गया 15। अब ये सवाल सही है या गलत आपको कैसे पता चला, आपने यहां जब काट करके इसका अनुपात निकाला तो यह आ गया था 1/3, यानी कि एक वस्तु का मूल्य 3 रुपया है। तो फिर आपकी एक वस्तु का मूल्य 3 रुपया है। आप यदि वैसी ही वस्तुएं 5 खरीद रहे हैं तो आपको 3 बार देना पड़ेगा, यानी कि आपको 15 रुपया उसको देना होगा। तो यहां क्या आ गया 5/15। अब इसके रेशियो की बात की जाए,
क्योंकि इसके भी यहां पर रेशियो की बात होती है कि इसके अनुपात बराबर होते हैं। क्या इसके अनुपात बराबर होते हैं या नहीं, यहां पर भी इस बात को देख लेते हैं। यदि देखिए, ये हमने पहली वस्तु का भाव किया था, तो 2 वस्तुएं खरीदी, कीमत दी थी 6 रुपया, या हमने 5 वस्तुएं खरीदी, कीमत दी हमने 15 रुपया। यदि इनके अनुपात की बात की जाए तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1/3, 2 एकम 2, 3 दूगी 6, और 5 एकम 5, 5 तारीख 15। यहां देखिए इनका जो रेशियो या अनुपात है वो 1/3 बराबर 1/3। यहां देखने पर इनके अनुपात बिल्कुल बराबर आए। यही चीज यहां पर भी आएगी, और इसको भी जब आप समझोगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप इसकी जगह उल्टा लिख देते, उल्टा भी लिख सकते, ऐसा नहीं है कि आप वस्तु बटा मूल्य लिखी। किसी बच्चे ने भूल से मूल्य को ऊपर लिख दिया, यदि मूल्य को ऊपर लिखा है तो फिर आपको नीचे लिखना है वस्तु को, और अब की बार में भी आप मूल्य को ऊपर ही लिखोगे। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, यदि मूल्य ऊपर लिख रहे तो आपको मूल्य ही ऊपर लिखना है। यहां पर भी मूल्य लिखोगे और यहां लिखोगे वस्तु। यदि इस जगह पर आपने वस्तु बटा मूल्य कर दिया, इस चीज को परिवर्तित कर दिया, ये जैसा है वैसा वैसा नहीं लिखा, तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही होगा। तो अब की बार में ऐसा लिख दिया, तो फिर देखिए क्या इसका उत्तर आता है क्या, 15। इसको अभी फिर हटा देते। अब मूल्य कितना है, मूल्य अब की बार में है 6, और अब वस्तु थी वो नीचे आ गई 2। अब बराबर में यहां क्या आ गया, आपके पास में ये क्या दे रखा, वस्तु। तो वस्तु का लिखिए नीचे। तो अब वस्तु का जो यहां पर जो वस्तु की संख्या या नंबर है उसको आपको नीचे लिखना होगा, और अब की बार में आपको क्या ज्ञात करना है, मूल्य। तो यहां आ गया मूल्य ऊपर की तरफ है, एक्स ऊपर की तरफ चला गया। अब इसको हल करके देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा पुनः 6 × 5, यानी कि x के बराबर में क्या हो जाएगा 6 × 5 बटा ये, क्योंकि गुणे में है, बाई टीपी करने पर ये भाग में चला जाएगा, और ये हो गया 3। इस प्रकार से यहां पर भी 15 ही आया। इसके अभी भी इसकी जो बात थी 15 वाली, वो बात अभी भी सही है। भले आपने वस्तु बटा मूल्य लिखा हो या मूल्य बटा वस्तु लिखा है, ऊपर या नीचे लिखने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पर आपको बस ध्यान ये रखना है, यदि मूल्य ऊपर लिखा तो मूल्य को आपको ऊपर लिखना है, और वस्तु को यदि नीचे लिखा तो दोनों वस्तु को नीचे लिखना है। आप चाहे वस्तु बटा मूल्य भी लिख सकते हैं और मूल्य बटा वस्तु भी लिख सकते हैं, पर बात बस यही ध्यान रखनी है कि आप जिस चीज को लिखो ऊपर लिख रहे हो, उसको सेम चीजों को ऊपर लिखना है और सेम चीजों को नीचे लिखना है। यही बात यहां पर भी हम समझेंगे। इन सवालों में भी ये बात आपको बहुत क्लियर कर देगी कि इन सवालों को हल कैसे करते हैं। अब देखिए, आपके पास में यहां वस्तु और मूल्य की बात नहीं है। हमारे पास में यहां देखिए आकृति 6.17 दे रखी है, इसमें हमारे पास में 2 त्रिभुज है। फिर इसमें कुछ लिखा हुआ, फर्स्ट और सेकंड सवाल में लिखा है BC समानांतर DE समानांतर BC। वो दोनों में ही है, फर्स्ट वाले सवाल में भी और सेकंड सवाल में भी। क्या कह रहा है, BC समानांतर DE का मतलब ये वाला जो त्रिभुज है उसकी भुजा BC है, उसके समानांतर उसने ये जो आपको सिंबल है वो समानांतर दिखाता है कि दोनों समानांतर, BC समानांतर DE। और यहां पर भी क्योंकि दोनों सेम त्रिभुज के नाम लिए ABC, और यहां पर भी ABC लिए, यहां भी BC समानांतर DE दे रखा है। अब इस स्थिति में हमने अभी जो सीखा मूल्य और वस्तु के आधार पर इसको कैसे हल करेंगे वो यहां पर देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां क्या ज्ञात करना है हमें, यहां देखिए यहां पर हमको EC ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो एक तो यहां ये ज्ञात करना है और यहां पर हमको यहां ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसको समझाता हूं, ये जो त्रिभुज है तो आप इसको त्रिभुज देख लीजिए, ये हो गया हमारा त्रिभुज। इसको वापस बना रहा हूं आपको कुछ समझाने के लिए, ABC। अब ये क्या कह रहा है, हमने यदि आपने 6.2 का मैंने जो बेसिक बना रखा है, यदि इसको देखा होगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भुजा के समानांतर, ये त्रिभुज है, ये तीनों भुजा में से किसी भी भुजा के समानांतर यदि आपने लाइन खींच दी, मैंने BC के समानांतर क्यों किया दे रखा है, BC के समानांतर मैंने ये BC के समानांतर ये जो भुजा DE खींच दी, तो ये DE भुजा के जो 2 बिंदु है वो कहां पर लगे, इस समानांतर भुजा को छोड़ करके 2 अन्य भुजाओं पर। तो कौन सी भुजा पे लगे, AB और AC पर। AB पर जो बिंदु लगा D, वो AB भुजा को कैसे बांटेगा, AD बटा DB, AD बटा DB।
इसमें भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा, इस कॉन्सेप्ट का भी आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने वस्तु और मूल्य कहा था, तो वो कैसे इसमें हम देख पाते हैं वो भी यहां पता चलेगा। अब मेरे को यहां पर डी बिंदु है, क्योंकि ये जो दो बिंदु है इन भुजाओं पर, वो इसको क्या करते हैं, अनुपात में बांटते थे। यहां पर ए बी को अनुपात में बांट रहा है डी बिंदु, तो यहां हो गया ए डी बट्टा डी बी। और ये यहां पर ये जो बिंदु ई है समांतर भुजा का, वो एसी पर स्थित है, तो इस एसी भुजा को वो दो अनुपात में बांटेगा, ए ई बट्टा ईसी के रूप में। पर जब हम यहां देखते हैं तो ये तो लिख दिया, पर यहां देखने वाली वस्तु क्या है, हमको क्या पता चलेगा मूल्य और वस्तु कहां पर है। तो यहां देखिए, ये जो आपने समानांतर लाइन जैसे ही खींची, वैसे ही यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको पहले आप इस वाले पार्ट को इतना ले रहे हो, ये वाला पार्ट ले रहे हो यहां पर, तो ये जो पार्ट है वो किसका है, तो यहां देखिए ये ए डी ई त्रिभुज है आपके पास में, ए डी ई त्रिभुज है, उसमें से एक पार्ट को उठा रहे हो, और एक पार्ट डीबी किससे उठा रहे हो, ये डीबी उठा रहे हो। आप देखिए बी सी डी ई, ये क्या बन रहा, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको यहां पर दे दिया गया कि बी सी समानांतर डी ई, तो यह हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज है। यहां पर एक हम समलंब चतुर्भुज और एक त्रिभुज के बीच में अनुपातों को दिखा रहे हैं। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज, इसका नाम क्या हो गया, बीसी बटा डीई। बीसी और डीई नाम क्या हो गया, बीसी डीई एक समलंब चतुर्भुज और एक त्रिभुज हो गया एडीई। अब इन दोनों की तुलना कर रहे, तो मैं जब आपको कह रहा था वस्तु और मूल्य, वस्तु और मूल्य, तो आप इसका ध्यान रखिए, यदि आपने इसको त्रिभुज को जब ले रहे, मान लो ये वस्तु है, तब आपका ये हो जाएगा मूल्य। यानी कि आप जब भुजाओं को रखोगे तब याद रखिए, मैंने यहां एडी, यहां से ये एडी लिया, यानी कि मान लो मैंने एक वस्तु ली यहां से, तो इसके नीचे मूल्य होगा वो ये वाला आएगा डीबी, ये वाला। तो मैंने वस्तु को ऊपर लिखा है, यानी कि यहां पर त्रिभुज की भुजा को ऊपर लिख रहे हैं, तब आपको त्रिभुज की दोनों भुजा को ऊपर लिखना है, और नीचे अनुपात में जो लिखोगे वो समलंब चतुर्भुज की दोनों भुजाओं को नीचे लिखोगे। और यदि आपने ऐसा नहीं लिखना चाहते और इसका उल्टा लिख दिया, डीबी बटा एडी लिख दिया, तो भी कोई गलत नहीं है। पर जब आपने डीबी को ऊपर लिया, तो मैंने कहा यदि मूल्य ऊपर तो ऊपर ही लिखना है। वैसे ही यहां यदि आपने समलंब चतुर्भुज की भुजा को ऊपर लिया है, तो फिर आप समलंब चतुर्भुज की भुजाओं को ही ऊपर लिखेंगे। अब इसको हम करके भी देखते हैं, जिससे हमें बहुत बेहतर तरीके से पता चले कि इसको कैसे हल करते हैं। यहां देखिए, अब एडी बट्टा, यहां देखिए पहला सवाल, एडी बट्टा डीबी, तो एडी मार्क कितना दे रखा है, 1.5। ये हो गया, मान लो आपने इसको मान लिया वस्तु, और ये नीचे ये एडी किसको माना आपने, वस्तु किसको माना, त्रिभुज की भुजा को। तो यहां देखिए ये समलंब चतुर्भुज की यहां से भुजा को उठा रहे, तो ये हो गया आपका मूल्य। तो यहां कितना दे रखा, 3, तो इसने लिख दिया 3। अब यहां यदि मैंने त्रिभुज की भुजा को ऊपर लिया, जैसे मैंने वहां पर वस्तु को लिया था, इसको वस्तु मान लिया, वस्तु वाली भुजा थी, इसी को मेरे को ए को ही ऊपर लेना है। यहां मेरे पास में दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ए हो गया 1 सेंटीमीटर। और अब मेरे को ईसी ज्ञात करना है, यानी कि जैसे मैंने मूल्य ज्ञात किया था वैसे ही ईसी को ज्ञात करेंगे। यदि इसको हल करना तो क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 इंटू ईसी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा। ये तो सामान्य सी बात है, आपको पता ही होगा, ये हो गया। अब यदि मुझे ईसी ज्ञात करना, तो ईसी यहां रहेगा, और बाई टीपी करने पर यहां क्या आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो ये चला जाएगा, इसके भाग में ये आ जाएगा 1.5। यदि आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है इसका 1.5 है, तो डेढ़ और डेढ़ 2 3 होता है, तो यदि आप चाहे तो इसको 2 काट सकते हैं और इसका उत्तर आ जाएगा 2। पर यदि नहीं पता है सामान्य बच्चे को, तो इसको ऐसे भी कर लो, 3 इंटू 1 है, नीचे 1.5 है, 3 इंटू 1 को यहां लिखने की जरूरत, पॉइंट जैसे ही हटाया यहां आ गया 1, और जितनी संख्या इतना 0, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1 संख्या, तो 0 हो गया, 10 हो गया। अब आपके पास में संख्या कुछ इस प्रकार से, 3 से कटाया, ये 5 बार कट गया, ये 5 से कटा 2, यहां पर भी 2। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। यदि इसका उल्टा लिख दिया, यानी कि आपने यहां समलंब चतुर्भुज की भुजा लिख दी और यहां पर आपने त्रिभुज लिख दिया, ऐसा भी लिख दोगे
तब भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, यहां पर भी तब भी 2 ही आएगा। देखिए अब की बार में मैं डीबी को ऊपर लिख देता हूं और एडी को नीचे कर देता हूं। अब डीबी कितना दे रखा है, यहां पर डीबी है वो, यहां देखिए मैं इसको कर ही देता हूं, नहीं तो आप यहां डीबी को पहले इस समलंब चतुर्भुज की भुजा को ले लेता हूं। डीबी को मैंने ऊपर ले लिया, तो लिखूंगा डीबी बटा इसके साथ में जो भुजा ये एक एबी को ही बांट रहा है, तो आपको इसी भुजा के दोनों पार्ट लेने हैं। इसको एबी जो भुजा है वो 2 पार्टों में बट गई है, एक तो त्रिभुज के रूप में और एक समलंब चतुर्भुज की असमानांतर भुजा के रूप में। तो अब मैं यहां डीबी ले रहा हूं, तो इसी को लेना मेरे को एडी, यहां लिया एडी। अब क्योंकि मैंने ऊपर डीबी ये समलंब चतुर्भुज की भुजा ली, तो यहां पर भी समलंब की ही भुजा को लेंगे। यदि ऐसा नहीं किया ना, आपने ये ले लिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहां लूंगा ईसी, ये हो गया ईसी बटा ए। अब देखिए डीबी कितना दे रखा है, डीबी है मेरे पास में 3 हो गया, एडी कितना 1.5, ये हो गया मेरे पास में 1.5 बराबर ईसी कितना दे रखा है, ईसी मुझे ज्ञात करना है, तो यहां ईसी बटा ए कितना दे रखा है 1। इसको भी जब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पुनः वही बात आ गई, 1.5 इंटू ईसी बराबर 3 में 1 का गुणा किया 3 हो गया। अब देखिए यहां बचा ईसी बराबर यहां हो गया 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 1.5 है वो कहां चला जाएगा, भाग में 1.5। जब आप पॉइंट को हटाते हो तो यहां गुणा कर दीजिए, 1 लगा दिया, पॉइंट हटाने पर जितनी संख्या इतना गुणा कर दिया। इसको यदि देखोगे काटोगे क्या आ जाएगा, 3 5 3 15 और ये आ जाएगा 2। अब भी आपका 2 सेंटीमीटर, चाहे आप ऐसे हल करो चाहे इसका उल्टा करो, आपने इस अनुपातों को लिखना सीख लिया तो ये प्रश्न वाली बहुत सरल हो जाएगी। पर जब सवालों को आपको भुजाओं को समानांतर जब अलग अलग दिया जाएगा, उसको देखने का नजरिया भी यदि आप में पैदा हो गया तो आप किसी भी सवाल को बड़ी आसान तरीके से हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरे सवाल को कैसे हल करते हैं, दूसरे सवाल को भी इसी तरीके से हम हल कर लेते हैं। अब देखिए अब तक आपको पता चल गया कि ये भुजा इसके समानांतर, बहुत मूल रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, बीसी जो भुजा है उसके समानांतर यदि मैंने डीई खींचा तो डीई कहां होगा, बीसी पे तो होगा ही। ये जो बिंदु होंगे दो वो ए बी और ए सी, तो ए बी को जो बांटेगा वो डी बिंदु बांटेगा, क्योंकि डी बिंदु यहां है तो वो ए डी बट्टा डीबी के रूप में, और ई है जो बिंदु वो ए सी को 2 बराबर यह अनुपात में बांटेगा ए ई बट्टा ईसी के रूप में। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देते उल्टा ही लिख देते, अब की बार में उल्टा हल कर देते। अब की बार में मैं यहां समलंब को उठा रहा हूं, समलंब की इस वाली भुजा को, तो मैं लिख देता हूं डीबी, कि आप दोनों ही कर लेते, पहले त्रिभुज वाला ले लेते एडी बटा त्रिभुज की नीचे ऊपर नीचे आ जाएगा आपका समलंब वाला भाग डीबी। यहां से भी क्योंकि मैंने त्रिभुज का ऊपर का उठाया है तो यहां से मैं उठाऊंगा त्रिभुज का ही भाग ऊपर से, ए बटा इसी। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, आपके पास में मूल्य और कीमत के रूप में समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज है। यदि त्रिभुज की भुजा ऊपर लिखी तो आप ऊपर लिखिए, अभी मैंने दोनों त्रिभुज की भुजा ऊपर लिख दी एडी और ए, और नीचे मैंने समलंब की असमानांतर भुजाएं जो है आपकी डीबी और ईसी को नीचे लिख दिया। अगर ऐसा सही कर दिया तो फिर सवाल आपका सही हो जाएगा। अब मेरे को एडी तो ज्ञात करना है, यहां डीबी दे रखा है, एडी को एडी लेने दीजिए। डीबी कितना हो गया 7.2 बराबर ए कितना है, ए यहां 1.8 दे रखा है 1.8, और ईसी कितना दे रखा है 5.4। यदि इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा एडी इंटू 5.4 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये आ जाएगा 7.2 इंटू 1.8। अब यदि एडी के रूप में दिखाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी बराबर 7.2 इंटू 1.8, ये मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा आपके भाग में 5.4। और यदि इसको हल करना चाहे तो पॉइंट से किसी एक पॉइंट को हटा दिया, इसको हटा दिया। अब इस पॉइंट को हटाने क्या करेंगे, इंटू करके पॉइंट हटाते ही आप 1 लगा दीजिए और जितनी संख्या था 0। तो ये अब संख्या अगर आपको सही ढंग से समझ में नहीं आती है तो आप एक बार उतार लीजिए। ये कितना हो गया 72 इंटू 1 18, क्योंकि तो हो हट गया है, बटा यहाँ कितना हो गया 54 इंटू 10। अब यदि इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 का टेबल बोलेंगे, 3 बार 18 3 24, 3 का टेबल यहाँ से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 3 2 की 6, 1 बचा 4 3 12, ये 24 हो गया। अब 24 बटा 10 रहा, हमारे पास में कितना रहा 24 बटा 10।
तो यहाँ क्या उत्तर आ जाएगा? यदि सामान्य तरीके से भाग देंगे 10 का, तो 2 बार बोले 20 आया, 4 शेष रहा, पॉइंट लगाया 0, 4 बार बोले 40 आ गए, 2.40, और ऐसे चाहे तो ऐसे भी 2.4। तो ये वाली जो भुजा है आपकी आ गई, ये तो यहाँ तो 2 था, ये अब की बार में हमने ये ज्ञात किया, ये आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आप इसको उल्टा रख करके भी पहले सवाल में जैसे किया था वैसे भी हल कर सकते हो, पर बस आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको जैसे वस्तु और मूल्य है वैसे ही यहाँ पर अगर समानांतर भुजा है तो एक समलंब चतुर्भुज और एक त्रिभुज के बीच की भुजाओं की तुलना हो रही है। यदि इस बात को आपने समझ लिया तो आप किसी भी सवाल को बड़ी आसान तरीके से हल कर देंगे। आने वाले सवालों को भी इसी प्रकार से जो भी कॉन्सेप्ट होगा जैसे आप समझ सकते हो वैसा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।